नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहली वीडियो में हमने भारत में राष्ट्रवाद के कारण, उदय होने के कारण पढ़े। जिन्होंने इससे पहली वीडियो नहीं देखी, पहले वह इससे पहली वीडियो देख लें, तभी ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि इससे पहली वीडियो में हमने जो भारत के अंदर स्वतंत्रता संग्राम हुए उनके विषय में चर्चा की, जिनमें हमने गांधी के चंपारण आंदोलन से लेकर और काकोरी कांड, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन तक के विषय में चर्चा की। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो जानकारियां हैं वो आगे इस वीडियो को समझने में सहायक होगी। तो हम बात क्या कर रहे थे, हमने दांडी यात्रा पढ़ ली थी गांधी जी की। उसके बाद गांधी इरविन समझौता, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। हम ये गांधी इरविन समझौता देखते हैं कि ये क्या था। 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन से समझ गई कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई फैसला संभव नहीं है। वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि जिस समय यह समझौता हो रहा था, उस समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों जेल में थे। लोगों की आस महात्मा गांधी जी पर लगी हुई थी कि महात्मा गांधी जी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे, क्योंकि पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, कि जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव है, उनकी जो फांसी की सज़ा उनको हुई है वो टल जाएगी। लेकिन देखते हैं ऐसा क्या हुआ। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने अपनी 11 मांगें रखी इरविन के सामने। वो कौन कौन सी थी, पहले उनको देख लेते हैं। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। दूसरा क्या था, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। ये इरविन ने स्वीकार किया कि हम ऐसा करेंगे गांधी जी की मांग के अनुरूप। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। चौथी मांग क्या थी, आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न शर्तें स्वीकार की। अब ये तो किसने स्वीकार किया, जो ऊपर है, ये स्वीकार किया इरविन ने। लेकिन गांधी जी ने क्या स्वीकार किया, जो इरविन ने शर्त रखी, क्या रखी, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। गांधी जी ने कहा ठीक है, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देंगे। भाई, हम आपके कहना मान लेंगे, आप हमारी ये मांगे पूरी करो, हम आपकी ये मांगे पूरी करेंगे। दूसरा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। अब अंग्रेज तो चाह ही रहे थे कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। तीसरा क्या था, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी जी ने कह दिया कि अब हम ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे। गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। ये देखो, यानी कि गांधी जी जो अभी तक पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ, जितने क्रांतिकारियों का दमन हुआ, अत्याचार हुआ, वो सब जो मांगे रखी थी वो सब गांधी जी छोड़ देंगे। गांधी जी ने ये भी स्वीकार कर लिया। यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया। अब गांधी जी को लग रहा था कि यह समझौता जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और जो क्रांतिकारी जेल में हैं, जिन पर कोई आपराधिक कार्य नहीं है, अगर एक तरफ उनको छोड़ दिया जाए, शेष चीज़ें ठीक हो जाए, उस समय उन्होंने ऐसा सोचा। लेकिन उसका क्या हुआ, उसका इतना भयानक परिणाम हुआ
कि लोगों ने जिस समय गांधी जी लाहौर अधिवेशन के लिए जा रहे थे, गांधी जी को काले झंडे दिखाए और कई ऐसी जगह भी हुई जहां गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन गांधी जी के साथ उस समय सिविल ड्रेस में पुलिस रहती थी, जिसके कारण गांधी जी बच जाते थे। अब सोचने वाला विषय ये है, जब गांधी जी इतने बड़े विरोधी थे अंग्रेज़ों के, तो अंग्रेज़ उनके साथ सिविल ड्रेस में पुलिस क्यों भेजती थी? कुछ तो गड़बड़ है। चलो आगे देखते हैं। ये समझौता तो हो गया, लेकिन इस समझौते से जो आम लोग, पूरे भारत के जो लोग थे, उनकी जो आशाएं थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, क्योंकि अभी अभी भारत ने बहुत सारे क्रांतिकारी खोए थे जिनका दर्द भरा भी नहीं था। जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड में कुल मिलाकर जो काकोरी कांड को अंजाम दिया था वो केवल 10 क्रांतिकारी थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे भारत के नौजवानों को जेल में ठूस दिया था, जिसमें इतने सारे क्रांतिकारियों को जेल में रखने के बाद उसमें 4 क्रांतिकारी ऐसे थे जिनको फांसी दे दी गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, इन सबको फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद जी उनके हाथ नहीं चढ़े। चंद्रशेखर आज़ाद जी उस समय उनको नहीं मिले, लेकिन उसी दौरान 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी को जब पुलिस ने घेर लिया तो उन्होंने भी अपने आप को गोली मार दी। तो पूरा जो देश है वो एक तरह से पूरी तरह से सदमे में था। भारत के ऐसे नौजवान जो भारत के लिए सब कुछ कर रहे थे, वो एक एक कर मर रहे थे। तो लोगों की आस थी गांधी जी पर कि गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तो बचा ही लेंगे, लेकिन गांधी जी ने उनका जिक्र नहीं किया। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब हम देखते हैं इरविन गांधी समझौता और भगत सिंह की फांसी। इससे आपको समझ में आएगा कि गांधी जी वास्तव में क्रांतिकारियों को खुद ही तो समाप्त नहीं करना चाह रहे थे। चलो देखते हैं। इस समझौते के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेसी आंदोलन के सभी बंदी छोड़ दिए गए। जो कांग्रेसी आंदोलन कर रहे थे उन सबको छोड़ दिया, क्योंकि कांग्रेस एक अलग पार्टी थी और जो क्रांतिकारी थे उनकी अलग पार्टी थी। उन्होंने जो पार्टी बनाई थी वो क्या थी? पहले वो है जो चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाई थी, वो HRA थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में जब चंद्रशेखर आज़ाद जी बच गए और सभी क्रांतिकारियों को फांसी लगा दी, तो उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन, इस पार्टी का थोड़ा सा नाम चेंज करके इस पार्टी को बनाया। और यह पार्टी उस समय तक हर भारतीय के मुंह पर आ गई थी, जिससे कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे वो भयभीत थे। उनको लग रहा था कि अब कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ यही हो रहा है कि इस समझौते के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेसी आंदोलन के सभी बंदी छोड़ दिए गए, परंतु क्रांतिकारी आंदोलन, गदर पार्टी के बंदी, लोधियो मार्शल लॉ के बंदी, अकाली बंदी, देवगढ़, काकोरी, महुआ बाजार और लाहौर षड्यंत्र केस आदि के बंदियों को छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये इतने सारे जो बंदी थे। गदर पार्टी कब हुआ था? गदर इस समय तक उनके जो गदर 1913 में हुआ और 1913 से लेकर अब तक वो जो क्रांतिकारी थे वो उनकी जिनकी सजाएं भी पूरी हो गई थी, उनको भी जेल में ठूसा हुआ था। इस तरह से ही ये सारे क्रांतिकारी जो हैं जेल में थे, लेकिन इन्हें छोड़ने की कोई बात नहीं हुई। अंग्रेज़ों ने इनकार कर दिया और गांधी जी ने मान लिया। गांधी जी ने भी इस समझौते के अनुपालन में अपना आंदोलन वापस ले लिया, और जो आंदोलन जिसमें पूरा भारत झोंक रखा था वो आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया। अन्य आंदोलनकर्ता क्रांतिकारियों से भी अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की। गांधी जी की अपील के प्रत्युत्तर में लाहौर षड्यंत्र केस के क्रांतिकारी सुखदेव ने गांधी जी के नाम खुला पत्र लिखकर गांधी जी पर क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार का साथ देने का आरोप लगाया। उस समय सुखदेव जो हैं भगत सिंह के साथ जेल में थे। जेल में से ही उन्होंने गांधी जी को एक बड़ा मर्मर पत्र लिखा, जिसमें गांधी जी को सब चीज़ें याद दिलाई
और गांधी जी पर आरोप लगाया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हम आपको इतना सम्मान देते हैं, इतना आप पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप सभी क्रांतिकारियों को कुचलने का यह षड्यंत्र कैसे रच सकते हो, आप कैसे आंदोलन वापस ले सकते हो और कैसे अपील कर सकते हो कि सभी आंदोलन वापस हो जाएं। भगत सिंह व उसके साथियों को मृत्यु दंड के निर्णय से सारा देश आक्रोशित था। वह गांधी जी की इस ओर इस आशा से देख रहा था कि वह अनशन कर इन देशभक्तों को मृत्यु से बचाएंगे। राष्ट्रवादियों ने गांधी जी से राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के पक्ष में हस्तक्षेप कर ब्रिटिश सरकार से उनकी फांसी माफ़ करने की प्रार्थना की, परंतु जनता की प्रार्थना को गांधी जी ने इस तर्क के साथ दिया कि मैं हिंसा का पक्ष नहीं ले सकता। गांधी जी को जब लोगों ने कहा, गांधी जी से अपील की कि आप बड़े नेता हैं, अंग्रेज आपका कहना मानते हैं, तो आप ये पक्ष रखिए, तो गांधी जी ने क्या कह के ठुकरा दिया कि मैं हिंसा का पक्ष नहीं ले सकता, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, मैं हिंसा का पक्ष नहीं ले सकता। लेकिन कहाँ कहाँ उनकी बात का वो हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान भारतीय सैनिकों ने हजारों जर्मनों को मौत के घाट उतार दिया, तो क्या गांधी जी ने हिंसा का पक्ष नहीं लिया था? परंतु शायद वह हिंसा इसलिए नहीं थी क्योंकि वे सैनिक अंग्रेज़ों की सेना में जर्मनों को मारने के लिए उन्होंने भर्ती कराए थे। अब गांधी जी के हिंसा के मायने यहाँ बदल जाते हैं। जब भारतीय नौजवानों को वह अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती कराते हैं, जिसके कारण उन्हें भर्ती वाला सर्जेंट भी कहा गया, तो वो जो सैनिक है वो जर्मन के जो सैनिक हैं उनको मारते हैं, तब वह हिंसा नहीं थी। विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने वायसराय चैम्सफोर्ड को एक पत्र भी लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा था, मैं इस निर्णायक क्षण पर भारत द्वारा उसके शारीरिक रूप से स्वस्थ पुत्रों को अंग्रेजी साम्राज्य पर बलिदान होने के रूप में प्रस्तुत किए जाने के लिए कहूँगा। यानी कि गांधी जी ने पूरा वादा किया कि मैं भारत के जो शारीरिक रूप से स्वस्थ पुत्र हैं उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य के लिए, जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद बढ़ा रहे थे, पूरी एशिया पर अपनी तानाशाही चला रहे थे, मैं उनके साम्राज्य को बढ़ाने के लिए यहाँ के जो शारीरिक रूप से स्वस्थ पुत्र हैं उनको बलिदान होने के लिए प्रस्तुत हो जाने के लिए कहूँगा। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उनकी सेवाओं के लिए केसरे हिंद स्वर्ण पदक से अलंकृत किया गया। महात्मा गांधी जी को उनकी सेवाओं के लिए अंग्रेज़ों ने क्या दिया? केसर ए हिंद। वाह वाह गांधी जी, अपने आप तो केसर ए हिंद ले रहे हैं, और जो देश के वास्तविक क्रांतिकारी थे, जो देश की वास्तविक आज़ादी चाहते थे, उन सबको मरने के लिए छोड़ रहे हैं। गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी का तो अपना व्यवसाय था, वो तो केवल अपने व्यवसाय चलाते थे। आज देश का दुर्भाग्य है जो अपना व्यवसाय चलाने के लिए वकालत करते थे, बड़ी मोटी मोटी फीस लिया करते थे, आज वो देश के आज़ादीकर्ता बन गए, और जो देश के लिए मर रहे थे उनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं, वो आतंकवादी घोषित हो गए। चलो आगे देखते हैं। अगर गांधी जी हस्तक्षेप करते तो भगत सिंह और उसके साथियों को बचाया जा सकता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ऐसे संकेत दिए थे। गांधी जी जानते थे कि वायसराय के पास फांसी की सज़ा माफ़ करने के पूरे अधिकार हैं। गांधी जी को पता था जो वायसराय है उसको पूरा अधिकार दिया हुआ था ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कि वह फांसी तक की सज़ा को माफ़ कर दे, लेकिन उनकी तरफ से इस बारे में कोई गंभीर प्रयास नहीं हुए। लेकिन गांधी जी ने ऐसा चाहा ही नहीं, क्योंकि उनके जो एक प्रिय थे, प्रिय चाचा जी, जिनको हम चाचा जी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, उनको बड़ी चिंता थी कि कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, लोग उसके दीवाने हो गए हैं, लोग भगत सिंह के दीवाने हो गए हैं, और भगत सिंह ही यहाँ का नेता बन जाएगा। इसलिए बापू तुम इनका साथ मत दो।
शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। ये कुछ पिक्चर में भी एक जो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह पिक्चर आई थी, मूवी आई थी, उसमें ये सीन दिखाया भी गया है। आप उसमें वहाँ से ध्यान से देखना। खैर भगत सिंह जी को तो फांसी हो गई, लेकिन कैसे फांसी हुई, एक छोटी सी जो घटना है मैं आपको एक कहानी के द्वारा बताना चाहूँगा। जो भगत सिंह जी हैं उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भगत सिंह जी मात्र 12 साल के थे और वो स्कूल के लिए निकले, लेकिन जलियांवाला बाग की हत्याकांड की खबर सुनकर वह पैदल पैदल ही 12-13 मील जाकर जलियांवाला बाग पहुँचे और वहाँ जाकर वहाँ से मिट्टी उठाकर एक शीशी में भर कर ले आए। क्या जज्बा था 12 साल के एक बच्चे में। और यह जब बड़े होते हैं तो इन्हें गांधी जी के बहुत सारे आंदोलनों में ये शामिल तो होते हैं, लेकिन इन्हें जो कांग्रेस की रीति नीति थी, जो खिलाफत आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन के असफल होने पर इनका विश्वास वहाँ से उठ गया और इन्होंने अपने द्वारा ही अपने दोस्तों के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। जिस समय साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, उस समय साइमन कमीशन के विरोध करते हुए जब लाला लाजपत राय जी को लाठियों से मार दिया गया, तब भगत सिंह जी का खून खोल उठा और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, ये कई जो 4 लोग सांड्रस को मारने पहुंच गए और सांड्रस को गोली मार दी। फिर असेंबली में बम गिरा दिए। उसके बाद पकड़े गए। पकड़े जाने पर इन्होंने सांड्रस की हत्या कब की? 17 दिसंबर 1928 को सांड्रस की हत्या कर दी और 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम गिराए, जिसके कारण इनको जेल में डाला गया, इनको पकड़ा गया। खैर केस चलता गया। भगत सिंह और उसके साथी अंदर ही, जेल के अंदर ही अनशन करते हैं। 65 दिन का अनशन होता है, जिसमें उनका एक साथी मर भी जाता है। उसके बाद पूरे देश में भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह होने लगा, तो कांग्रेस के जो नेता थे उनको भय हो गया। जब 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी हुई, क्योंकि 24 मार्च को फांसी होनी थी। 23 मार्च को एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई और फांसी देकर जब पूरा लग रहा था कि बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा, लोग आक्रोशित हैं, तो भगत सिंह के शरीर को उठाकर फैजाबाद की साइड ले गए और वहाँ उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके घी के स्थान पर मिट्टी तेल छिड़क कर उनमें आग लगा दी। जब वह टुकड़े जलने लगे तो लोगों ने देख लिया, जो भीड़ है उधर को दौड़ी, तो जो अंग्रेज़ों के सैनिक थे वो जलते हुए उनको जो सतलुज नदी थी उसमें फेंक कर चले गए। लोगों ने वह टुकड़े इकट्ठा किए और फिर उनका अंतिम संस्कार किया। और देश का एक नौजवान जो देश के लिए सब कुछ करता था, जो देश के लिए जीता था, वो ऐसे भयानक मौत मारा गया। और देश के अंदर गांधी जी क्या कर रहे हैं आगे देख लेते हैं। खैर मर्मर विषय है, आप ध्यान से देखेंगे। आगे पुणे समझौता, एक समझौता और हुआ। दुत्तेगोल सम्मेलन में तो गांधी जी पहुँचे, लेकिन उसके बाद वो सम्मेलन भी असफल रहा। गांधी जी वहाँ से संतुष्ट होकर नहीं लौटे। तो पुणे समझौता, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंटर जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। जो पूना पैक्ट था, अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने दुत्तेगोल सम्मेलन में फूट डालो राज करो की नीति को फिर अपनाया और उन्होंने जो
सांप्रदायिक जो चुनाव है वह सांप्रदायिकता के आधार पर कर दिया, यानी कि जो एससी समाज है उसको भी अल्पसंख्यक में वो करा के, और कुछ इस तरह से कम्युनल अवार्ड के तहत चुनाव कराना चाहते थे जो महात्मा गांधी जी को स्वीकार नहीं हुआ। गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन किए, आमरण अनशन किया, और फिर भीमराव अंबेडकर जी के साथ उनको बिठाया गया और वहाँ पर उन दोनों के बीच में समझौता हुआ, और समझौते में 71 से बढ़ाकर विधानमंडलों में कितनी सीटें हो गई, 147, और विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। ये आरक्षण हो गया। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन चलते गए। गांधी जी ने अब कांग्रेस भी छोड़ दी। अब गांधी जी जो आगे के व्यवसाय आए वो गांधी जी के फेवर के नहीं थे, क्योंकि वो गांधी जी को सही नहीं मानते थे। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन। अब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में आए। इस बीच में गांधी जी का ज़्यादा रोल नहीं है। इस बीच में गांधी जी का रोल क्या रहा, उन्होंने कुछ रचनात्मक कार्यों में अपने आप को बिजी रखा, चूँकि अंग्रेज गवर्नर जो है उनकी सुनते नहीं थे। अब गांधी जी जो है कांग्रेस में भी त्यागपत्र दे चुके थे। तो इस बीच में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें गांधी जी फिर दिखाई दिए। लेकिन इससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1939 में अध्यक्ष बने, तो 1940 में भी जब वो अध्यक्ष बनने लगे तो उसके खिलाफ गांधी जी खड़े हुए। खैर, नेताजी हैं उनकी भी जो है विचार गांधी जी के प्रति बहुत अच्छे नहीं थे। भले ही उन्होंने ही उनको महात्मा गांधी या कुछ भी बापू कहकर, नेताजी ने उनको क्या क्या बापू कहकर पुकारा, लेकिन नेताजी ने ही उनकी तुलना हिटलर, मुसोलिनी, तानाशाह नेताओं के साथ की। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें उसकी प्रेस से एक प्रकाशित नेताजी की एक पुस्तक है, द इंडियन स्ट्रगल। कौन सी पुस्तक है, द इंडियन स्ट्रगल, जो कि जिसमें 1920 से 1942 का इतिहास लिखा है। और इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है कि गांधी जी ने जनता की मनोभावनाओं का ठीक वैसे ही दोहन किया है जैसे रूस में लेनिन, जर्मन में हिटलर और इटली में मुसोलिनी। खैर, नेताजी के भी विचार ऐसे थे। अब भारत छोड़ो आंदोलन देख लेते हैं हम। गांधी जी का क्या था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटानी साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद, चूँकि काकोरी कांड भी 9 अगस्त को हुआ था, 9 अगस्त 1925 में हुआ था, और ये भी 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ प्रारंभ हुआ। यह भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। 8 अगस्त 1942 की शाम को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नाम इस आंदोलन को दिया गया, जो कि कहाँ तय हुआ था, मुंबई के एक सत्र में। हालांकि गांधी जी को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया था। 8 अगस्त को ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई। अंग्रेज़ों ने आंतरिक सरकार बना ली सबने,
अंग्रेज़ों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस आंदोलन को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा समय लग गया। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें जो हम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे थे उसका लगभग अंतिम आंदोलन था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, तो विश्व का बहुत बड़ा दबाव था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन है उसके हालात बहुत ख़राब हो गए थे। अब उसको ये लगने लगा था या तो हम ब्रिटेन में ही शासन कर पाएंगे या फिर जहां हम भारत जैसे देशों में शासन करते हैं वहां। इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत को स्वतंत्रता देना ही ठीक समझा और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले गए। इस तरह भारत आज़ाद हुआ। खैर, आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा, हो सकता है किसी को कोई महात्मा गांधी से ज़्यादा जुड़ा होगा, मैंने ज़्यादा बोल दिया होगा, उसकी भावनाएं आहत हुई होगी। लेकिन जो सच है, जो मैंने पढ़ा है, मैंने तथ्यों के आधार पर जो भी बातें हैं वो की हैं। इसमें एक पत्र है जो कि जेल के अंदर से ही लिखा गया था, सुखदेव जी ने जो लिखा था उसको आप पढ़ना। अगर आपको कहीं से मिले, अगर नहीं मिले तो मुझे बताना, मैं वो पत्र आपको सेंड करूँगा। उस पत्र को पढ़कर आप देखना, वह पत्र गांधी जी की असलियत बताता है। तो इसमें आगे कुछ प्रश्न हैं, अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, उसको आप कर लेंगे। उनको मैं वीडियो बड़ी हो जाएगी तो एक बार ऐसे ही मैं उसमें कोई व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, ऊपर करता जा रहा हूँ। आप वीडियो को रोककर इन प्रश्न उत्तर को कर लेंगे। इससे अगली वीडियो में हम कुछ छोटे प्रश्नों के माध्यम से, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से इस अध्याय पर एक बार फिर चर्चा करेंगे। जो हमारे की पॉइंट्स रह गए हैं उनको याद करने के लिए कुछ छोटे प्रश्नों के माध्यम से एक वीडियो और बनाएंगे, भारत में राष्ट्रवाद, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसको भी आप देखना। अभी इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं, जो भी अपने 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इन प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। मैं एक बार इसको ऊपर करता जा रहा हूँ, आप वीडियो को रोककर इन प्रश्नों का उत्तर और प्रश्न लिख लेंगे। ये जो पाठ्य पुस्तक में दी गई है NCERT में, उसके कुछ प्रश्न हैं। इसमें टाइपिंग में 1-2 शब्द गलत हो सकता है, जो गलत होगा आपको पता चल जाएगा गलत है, आप उसको ठीक कर लेंगे। क्योंकि टाइपिंग करते समय कुछ शब्द जो हैं कंप्यूटर से कुछ अलग हो जाते हैं, तो ज़्यादा देखने का इसको टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन आप इसके जितने प्रश्न उत्तर हैं वो बिल्कुल सही हैं, आप उनको कर देंगे, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए और ये सारे प्रश्न आप करते जाइए। जितने भी प्रश्न हैं अपनी नोटबुक में इनको उतार लीजिए। वीडियो को रोक कर आप इसको कर लेंगे। मुझे लगता है आपको ऐसा समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, या फिर मेरे नंबर पर भी मुझे आप सीधा कॉल या व्हाट्सअप करके बता देंगे। आप मेरा नंबर नोट कर लेंगे एक बार, 96 39 62 64 88। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 96 39 62 64 88। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मुझे सीधा कॉल कर भी बता सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, या आपकी कोई भी किसी तरह की समस्या हो, या इन प्रश्नों की कोई PDF आपको भेजनी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं PDF के रूप में आपको ये प्रश्न उत्तर भेज दूँगा और यहाँ पर अपनी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूँगा। तो ठीक है, आप ये प्रश्न कीजिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।